Unacademy. Let's crack it. अनुच्छेद 21 दोस्तों ये कहता है, अगर हम आर्टिकल 21 को देखते हैं तो आर्टिकल 21 आपको ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का क्या होगा, अधिकार होगा। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस बात की दोस्तों बात बोली गई है। जहां आर्टिकल 19 में जो वर्ड यूज किया गया है वो फ्रीडम, तो वहीं आर्टिकल 21 में जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड यूज किया गया है लिबर्टी। फ्रीडम और लिबर्टी में अंतर क्या होता है? फ्रीडम विद द लिमिटेशंस, यानी कि बंधनों के साथ। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो वहां पर जब कोई बंधन ना हो तो उसको कहा जाता है लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 में क्या है दोस्तों, आपका लिबर्टी दी गई है, यानी कि स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लिबर्टी के भी दोस्तों दो आपके मीन होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। अभी हाल ही में जब मैटर गया था दोस्तों, आप जानते होंगे बिहार के अंदर लीकर बैन हुआ था, और लीकर बैन होने के बाद में बिहार सरकार ने जब लीकर बैन किया तो लीकर एसोसिएशन पटना हाई कोर्ट जाती है और वहां पर कहती है कि भाई राइट टू चूज, यानी कि जीने के अधिकार में हमें चुनने का भी अधिकार है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, हम कैसे चूज करते हैं, क्या हम चूज करते हैं। तो पटना हाई कोर्ट ने कहा सही बात है, तो लिहाजा लीकर जो बैन है वो गलत हुआ है, इसको ओपन कर दीजिए। फिर बेटा पटना, यानी कि जो आपका बिहार सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि जी हमने तो फंडामेंटल राइट के थ्रू नहीं बल्कि डीपीएसपी के थ्रू बैन किया है, और ये तो हमको अधिकार मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि देखिए लिबर्टी है, चूज करने का राइट है, लेकिन ये जो लिबर्टी है ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। लिबर्टी इसलिए दी गई है ताकि आप अपने व्यक्तित्व का क्या करें, विकास करें। शराब पीकर क्या आपका शरीर का विकास हो रहा है? आपके मन का विकास हो रहा है। तो आप लिबर्टी में पॉजिटिव लिबर्टी की डिमांड कर सकते हैं, निगेटिव लिबर्टी की डिमांड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मेरी मर्जी, तो जो मेरी मर्जी का कॉन्सेप्ट है वो नहीं चलेगा। तो लिबर्टी दोस्तों कैसी दी गई है आपको? पॉजिटिव लिबर्टी दी गई है, ना कि नेगेटिव लिबर्टी। जब दोस्तों हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 के अंदर जब देखेंगे आप तो आर्टिकल 21 को दो बार दोस्तों क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया। एक तो दोस्तों गोपालन केस और उसके बाद आपका मेनका गांधी केस। गोपालन केस में मेनली फोकस ये था कि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि जब हम बात करते हैं लिबर्टी की, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता की, तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि ये आपको कार्यपालिका के मनमानेपन से आपको क्या करता है, रोकता है। बस कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब बेटा इसको सिंपल हम समझें तो जैसे पुलिस जो है, पुलिस भी एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट है। बगैर लॉ के पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, बगैर लॉ के आपको कोई पनिश नहीं किया जाएगा, बगैर लॉ के आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लॉ है और आप उस लॉ का क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं, उस लॉ का उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। चाहे वो आपका जीवन का मैटर हो, लाइफ का मैटर हो, आपकी जिंदगी भी आपसे ली जा सकती है, बशर्ते कब, जब आपने क्या किया हो, लॉ का वायलेंस किया हो। और आपकी जो पर्सनल लिबर्टी यानी कि दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपको अरेस्टिंग भी हो सकती है अगर आपने क्या किया हो, लॉ का वायलेंस किया हो। तो लॉ होना चाहिए, बगैर लॉ के कार्यपालिका मनमानापन नहीं करेगी, कार्यपालिका मनमानापन नहीं करेगी। तो सिंपल हम केवल क्या बात करेंगे, जब यहां पर हम देखते हैं गोपालन केस में, तो गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ये देखते हैं कि हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जो लॉ है वो लॉ सही या गलत निर्णय नहीं करेंगे, बस इतना देखेंगे कि जो लॉ बना है वो लॉ बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, क्या उसको सही से फॉलो किया गया है, नहीं किया गया है। लॉ बनने की प्रक्रिया क्या है कि भाई संसद के दोनों सदन उसको पास करें, पास करने प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद गजट में पब्लिश भी हो गया, अधिसूचना जारी भी हो गई, तो लॉ बन गया। तो लॉ बनने की जो प्रक्रिया थी इसका पालन हुआ या नहीं हुआ। अब लॉ कैसा बना, सही बना, गलत बना, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, ये हमारा विषय नहीं है, इस पर हम विचार नहीं करेंगे। हम बस इतना देखेंगे कि जिस व्यक्ति को फांसी दी गई, जिस व्यक्ति को अरेस्टिंग किया गया, ये लॉ के थ्रू हुआ या नहीं हुआ। गेट माय पॉइंट, यानी कि वो लॉ के थ्रू हुआ है या नहीं हुआ है, हम सिर्फ इतना देखेंगे, इससे ज्यादा हम देखने वाले नहीं है। ये कहना था किसका बेटा, सुप्रीम कोर्ट का कहना था गोपालन केस के अंदर। दैट्स क्लियर।
गोपालन केस को दोस्तों देखते हैं। ये आपको बेटा आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑन हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दोस्तों ये शब्दावली है, इसको थोड़ा पकड़िएगा और मैं इसी को बेटा आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। बहुत बड़ा अंतर आता है दोस्तों। बहुत बड़ा अंतर क्या आता है, गोपालन केस में जो आर्टिकल 21 में लिखी हुई जो शब्दावली है वो क्या है बेटा, आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ, यहीं तक बेटा क्या था, हमारी जुडिशरी क्या थी, सीमित थी। यानी कि गोपालन केस में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपके जो संविधान में लिखा है, वहीं तक दोस्तों क्या थी, हमारी जुडिशरी जो थी सीमित थी कि भाई संविधान में इतना लिखा है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि मेनका गांधी केस में हमारी न्यायपालिका परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, और चेंज होकर क्या बोलती है कि भाई प्रोसीज एस्टैब्लिश बाय लॉ को तो हम लेके चलेंगे, लेकिन साथ में हम ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को भी देखेंगे, विधि की सम्यक प्रक्रिया। बेटा प्रोसीज एस्टैब्लिश बाय लॉ जो जापान से लिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये अमेरिका से लिया गया। ड्यू प्रोसीज एस्टैब्लिश बाय लॉ का अर्थ यह है, कानून की विधि की स्थापित प्रक्रिया का अर्थ यह है कि जो लॉ कहता है, लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है तो सब कुछ सही, ये भी सही वो भी सही, लॉ के अकॉर्डिंग जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर जुडिशरी क्या बोलती है कि नहीं भाई, हम ये भी चेक करेंगे कि जो लॉ बना है वो लॉ तर्कसंगत है या नहीं है, लॉ जो है वो रैशनल है या नहीं है, लॉ वो आपका लॉजिकली है या नहीं है, हम उसको भी चेक करेंगे और देखेंगे अगर लो तर्क संगत नहीं होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे। और दोस्तों यही जो मेनका गांधी केस है, अगर इसको हम बहुत डेप्थ में देखें तो बेटा जो जुडिशियल एक्टिविटीज में है उसका बेस भी कौन सा बनता है आपका, बेटा मेनका गांधी केस पड़ता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग जुडिशरी को पढ़ेंगे, जुडिशियल एक्टिविटीज में पढ़ेंगे, जुडिशियल रेस्ट्रेंट पढ़ेंगे, जुडिशियल ओवर रीच पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे, तो हम उसको भी देखेंगे। तो बेटा इन दोनों समझ में आया बात। अब यहां देखिएगा, यहां पे कहा जा रहा है कि आपका जीवन आपसे लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर आप लॉ का वायलेंस नहीं करते तो आपका आपसे जीवन नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि भाई जीवन लेने तक की बात नहीं है, आपको जीने का अधिकार मिला है लेकिन डिग्निटी के साथ। यानी कि जो राइट टू लाइफ है ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, केवल इतना ही नहीं कि केवल शब्द लिख दिया गया दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। जीने का मतलब है कि आपको डिग्निटी के साथ जीना है, आपको गरिमा के साथ जीना है, आपको डिग्निटी के साथ जीना। तो डिग्निटी के साथ जीने के लिए आपको जो जो फैसिलिटीज चाहिए, जो जो बातें चाहिए वो आपको मिलेंगी। और कोई भी, चाहे हम लेजिस्लेचर की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें, वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जो कहीं भी आपका क्या रैशनल ना हो, तर्कसंगत ना हो। ये नहीं कि मन किया कि जाओ इसको ये कर दो, आधार कार्ड को दीवार में चिन्हवा दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास रैशनल होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, ये लॉजिक होना चाहिए। इस बात को बेटा फोकस किया गया। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखते हैं। बेटा हल्का समय पहले ही बता दो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। और बेटा इसमें न्यायपालिका क्या देखती है, सब्सटेंटिव लॉ को देखती है, मतलब कानून बनाने की सभी प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं ये चेक करती है, और कार्यपालिका के मनमानेपन से रोकती है। बट जब हम विधि की विधिवत उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जो अमेरिका से लिया गया है, यहां पर बेटा न्यायपालिका क्या देखती है, आपका सब्सटेंटिव भी देखती है और प्रोसीजर भी देखती है, मतलब आपका तत्वात्मक तथा प्रक्रियात्मक दोनों को देखती है। कानून बनाने में सभी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं ये देखेगी, और दूसरा ये भी देखेगी कि कानून बनाने में प्राकृतिक जो कानून है यानी कि जो आपका नेचुरल लॉ है उसका पालन हुआ या नहीं हुआ। प्राकृतिक लॉ का मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहां आप नेचुरल की बात करें तो नेचुरल ये मानता है कि व्यक्ति जो है, मानव जो है वो विवेकशील है, और विवेकशील है तो वो हर चीज के ऊपर क्या कर सकता है, विचार कर सकता है कि ये सही है या गलत है। जो लोग अगर ये कहते हैं कि भाई हमको केवल इतनी बातों को समझ लेना है, नहीं, हर बात को क्या करना है, हर बात को रैशनल तरीके से देखना है, दैट इज द नेचुरल लॉ, है ना। नेचुरल लॉ क्या बोलता है कि आपको हर बात को क्या देखना है, रैशनल तरीके से देखना है, लॉजिक से देखना है, तर्क से देखना है। तो बेटा ये जो आपका हो जाता है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी और आपका लेजिस्लेचर दोनों पर क्या करता है, मनमानेपन पर रोक लगाता है।
गोपालन केस में बेटा क्या था जो 1950 में आपका आया था। अब मैं केस क्या था उस पर ज्यादा जान नहीं पाऊंगा क्योंकि प्री का लेक्चर है, हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, वहां पर ज्यादा हम जिससे जानते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फोकस किया गया और कहा कि कानूनी आधार पर ही, यानी कि ऑन द बेस ऑफ लीगल ही, किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई लॉ का वायलेंस करेगा फिर वो ये डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे मेरी जिंदगी छीनी जा रही है। भाई आपने लॉ का वायलेंस किया है तो आपको फांसी भी दी जा सकती है, आपसे आपके जीने का अधिकार छीना जा सकता है। पर्सनल लिबर्टी को दोस्तों कोर्ट ने डिफाइन किया। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि व्यक्ति के शरीर में निजी स्वतंत्रता संबंधित है, यानी कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि जो उसकी पर्सनल फ्रीडम है वो भी क्या हो सकती है, बंधित हो सकती है, यानी कि उसको भी रोका जा सकता है। जैसे घर में नजरबंद कर दिया गया, ये भी आपका क्या निजी स्वतंत्रता का क्या हुआ, एक तरह से उल्लंघन हुआ, उसको बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहता है, अगर लो है तो आपको घर में भी नजरबंद किया जा सकता है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आपको बोलने से भी रोका जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो बेटा एक कार्यपालिका के मनमानी कार्यवाही के प्रति संरक्षण देता है। मेनका गांधी केस में क्या था दोस्तों, जीने का अधिकार को कहा कि ये राइट टू लाइफ जो है ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको आप शॉर्ट में नहीं कर सकते। और दूसरे में क्या कहा कि विधि की विधिवत प्रक्रिया, यानी कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लोगों क्या किया, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। और प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लेकर चला। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेचुरल जस्टिस में फिर बोल रहा हूं कि जहां पर स्पष्ट रूप से कोई चीज ना लिखी हो तो ये नेचुरल लॉ, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा, अमेरिका में तो हर लॉ को रैशनल तरीके से हो सकता है। हमारे यहाँ पर क्या है कि जब संविधान में कोई बात क्लियरली लिखी ना हो, यानी कि हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बात दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखी ना हो तो तब क्या करेंगे, जुडिशरी जजेस जो हैं अपने विवेक का, अपने दिमाग का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और यूज करके क्या करेंगे, संविधान की व्याख्या करेंगे। अमेरिका में तो यही है, अमेरिका में तो होता है कि जो जज कह दे वही सही, जज के मुंह से निकली वाणी ईश्वर वाणी, ये वाली बात अमेरिका में चलता है, हमारे यहां नहीं चलता। चलिए, लेकिन उसी की तरह देखा जाता है। शारीरिक अधिकार ही नहीं बल्कि इसमें मानवीय गरिमा से जुड़े पहलू भी दोस्तों क्या है, शामिल हैं, और कार्यपालिका और विधायिका के मनमानेपन नहीं होने चाहिए। बेटा इसी गोपालन केस को मैं थोड़ा डिटेल में इसमें डाला हुआ है और ये आपको ले लीजिएगा। हाँ, एक बड़ा फेमस केस है, ये भी जान लीजिएगा, ये आपको बेटा जबलपुर एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1975 का केस। इमरजेंसी के दौरान दोस्तों ये केस आया था, सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा, क्योंकि तब तक मेनका गांधी केस आया नहीं था, तो मेनका गांधी केस से पहले कोर्ट ने कहा कि अगर इमरजेंसी के दौरान किसी व्यक्ति की जीने का अधिकार भी छीना जाता है तो छीना जा सकता है, नॉट एनी इशू। लेकिन आप जानते होंगे जब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा गया तो कहा इमरजेंसी लगेगी तो किसी भी हालत में आर्टिकल 20 और 21 का वायलेंस नहीं होगा। ये बाद में 44 में कहा, लेकिन 75 में ये था। प्री में पूछ ले तो एडीएम जबलपुर वाला केस क्या था, यह बेटा आप बोल सकते हैं। बेटा मैंने इसमें पूरा डिटेल से डाला हुआ है। अब देखिएगा, जब मेनका गांधी केस का दोस्तों डिसीजन दिया गया तो मेनका गांधी केस के डिसीजन के बाद बहुत सारे डिसीजन के माध्यम से लगभग आज 40 राइट्स जो हैं, 40 राइट्स जो हैं वो आपके क्या हैं, आर्टिकल 21 का हिस्सा बने। और बहुत सारे केस में सुप्रीम कोर्ट जोड़ते चले गए। चुप रहने का अधिकार, आपको शांतिपूर्ण जीने का अधिकार, आपको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, आपको मतलब पीने का अधिकार, आपको हेल्थ पाने का अधिकार, आपको बहुत सारे एलजीबीटी की हम बात कर रहे हैं ना, मतलब बहुत सारे राइट्स आपके क्या दिए गए, मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ये आप देखेंगे बहुत सारे राइट। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप थोड़े से जो भी रिसेंटली जो आपके आर्टिकल 21 से जुड़े जो आपके मामले आए, इनको आप करंट इश्यूज के मामलों को लेकर देख लेंगे। जैसे आपका एथोनेशिया का है, पैसिव एथोनेशिया का अधिकार आपको दिया गया। ट्रिपल तलाक की हम बात करें है ना बेटा, समलैंगिकता यानी कि जो आपका एलजीबीटी है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी है, अब क्राइम नहीं है। इसके अलावा आपका एडल्ट्री कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। तो ये सब बेटा क्या है, इसके अंदर आपको शामिल किया गया, बहुत सारे अधिकार, ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिए जो करंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोले गए हैं। तो ये था बेटा आपका आर्टिकल 21। फिर 21A को देखें तो 21A बेटा राइट टू एजुकेशन, ये आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया, जिसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य यानी कि कंपलसरी एजुकेशन देना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये बेटा बोला गया था। लेकिन था क्या दोस्तों, पहले तो दोस्तों ये डीपीएसपी के अंदर था आर्टिकल 45 में, लेकिन 45 से इसको निकालकर वहां पर ये कर दिया गया, 45 में 0 to 6 कर दिया गया है, और यहां पर 6 to 14 कर दिया गया है। तो वहां से निकालकर यहां पर किया गया, वहां पर एज घटा दी गई। तो यानी कि 0 to 6 राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, मैंडेट हो गया।
लेकिन क्या था कि 2002 में जोड़ तो दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या था, ये जमीन पे आया नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमको ये मिला है कि अगर आपको कोई आपका फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलता है तो आप जुडिशरी जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आपसे 12 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, पढ़ नहीं पा रहा है, क्या वो कोर्ट जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो प्रैक्टिकली क्या था, ये अधिकार जमीन पर नहीं आ पा रहा था। इसको जमीन पर लाने के लिए 2009 में दोस्तों क्या गया, एक अलग से एक्ट पास किया गया, जो था बेटा आपका अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009-2010 से लागू हुआ, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को दोस्तों क्या अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई गई। आर्टिकल 22 ये कहता है दोस्तों, ये गिरफ्तारी के संदर्भ में है, यानी कि आपका जो पर्सनल लिबर्टी है उससे संबंधित है। पर्सनल लिबर्टी में दोस्तों हम बात करें तो उसमें ये कहा गया कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा उसको गिरफ्तारी के कारण बताया जाएगा क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी बात, जिसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, उसको विद इन 24 आवर्स नजदीक का कोई भी मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश किया जाएगा। इसमें दोस्तों बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं कि अगर घर भी नजदीक हो मजिस्ट्रेट का, किसी वजह से कोर्ट की छुट्टी हो या कोई जज आपको ना मिल रहा हो, तो उसके घर भी आप जाके क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट में पेश कर सकते हैं। नंबर 3 ये कहता है दोस्तों, शत्रु देश के नागरिकों पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। दोस्तों शत्रु देश कहते हैं, आपके दिमाग में मन में आया होगा 2-3 नाम, लेकिन दोस्तों ध्यान लीजिए, शत्रु देश उनको बोला जाता है जिनके साथ हमारा वॉर चल रहा हो। अगर हमारा किसी से वॉर नहीं चल रहा है तो कोई भी हमारा शत्रु देश नहीं है, उसको शत्रु देश बोला जाता है। तो लिहाजा पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, वो आज हमारे शत्रु देश नहीं है। तो क्या मित्र है, ये अलग प्रश्न है, इसको हम नहीं बात करेंगे, लेकिन शत्रु नहीं है। शत्रु तब जब वॉर डिक्लेयर हो रहा हो उस समय देखा जाए। तो अगर शत्रु देश के नागरिक को गिरफ्तार किया जाएगा तो 1 और 2 के जो प्रोविजंस हैं वो शत्रु देश के नागरिक पर लागू नहीं होंगे। बेटा 4 ये कहता है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। दोस्तों 2 तरह की अरेस्टिंग होती है। एक अरेस्टिंग तो होती है कि जब आपके खिलाफ, आपके नहीं, कोई और भी, जैसे किसी भी व्यक्ति खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, वारंट इश्यू होते हैं, सम्मन होता है, और मतलब बहुत सारी प्रक्रिया में छोड़ में बता रहा हूं कि वारंट इश्यू होगा, फिर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जुडिशियल प्रक्रिया से होता है। लेकिन एक वो गिरफ्तारी होती है बेटा कि आपने कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई क्राइम किया नहीं। हालांकि भाई एफआईआर जरूरी नहीं कि क्राइम किया हो, एलिगेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फिर भी मानते हैं कि निवारक निरोध में तो क्राइम की कोई संभावना नहीं, क्योंकि एफआईआर भी नहीं हुई है। लेकिन वो डर है कि आप क्राइम कर सकते हैं, आप कोई घटना कर सकते हैं, तो उस क्राइम को रोकने के लिए, यानी कि एक तरह से निवारक यानी कि प्रिवेंटिव, यानी कि आपका रोकना, कंट्रोल करना पहले से ही। तो दोस्तों यानी कि क्राइम को रोकना, कि अभी क्राइम हुआ नहीं, क्राइम को रोकने से पहले। आप देखते होंगे कई बार कि कुछ लीडर्स हैं, नेता हैं, और लगता है कि सरकार को, तो सरकार उनको क्या करती है, नजरबंद कर देती है कि घर में रहना है, या अरेस्टिंग करके रख देती है, या कहीं जेल में डाल देती है। तो उसका मकसद ये होता है कि भाई क्राइम ना हो। हम देखते हैं जब चुनाव का समय आता है, इलेक्शन का समय आता है, तब भी क्या होता है, काफी सारे जो जिनका नाम पहले से बदमाशी में हो साहब को, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, या किस तरह की बेटा उसको निवारक निरोध, यानी कि क्राइम को रोकना है, अपराध को रोकना है। दोस्तों जब हम निवारक निरोध के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो इसका दोस्तों ये है कि हम देखें तो आर्टिकल 21 के तहत जब किया जाता है तब भी दोस्तों क्या है कि बहुत सारी क्या मिलती है, छूट मिलती है। क्या की छूट? कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा उसको बताया जाएगा आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। अगर 3 महीने तक क्या होगा बेटा, अरेस्टिंग होगी, तो 3 महीने के बाद अगर अरेस्टिंग को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट की एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस की जरूरत होगी। लेकिन 3 महीने तक सरकार जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कहने पर भी, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सिंपल सा अर्थ है डीएम, एडीएम, एसडीएम, इन सब के कहने पर, मेनली आपका डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पर भी वो अरेस्टिंग दोस्तों आपकी हो सकती है। जो निवारक निरोध है बेटा, अगर निवारक निरोध की हम बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भारत में संकट काल और शांति काल दोनों संभव है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन में केवल संकट काल में संभव है, हमारे यहाँ पर। और दुनिया का बेटा कोई भी लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं है जहां पर निवारक निरोध के प्रोविजंस हो। ये निवारक निरोध के जो प्रोविजंस हैं दोस्तों ब्रिटिश टाइम के हैं, ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पर लागू किए हुए थे, और भारत में दोस्तों उसको लागू, ये क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, ये अलग अलग विषय है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे।
दोस्तों जब निवारक निरोध की हम बात करें तो निवारक निरोध के में 3 बातें आपको बताई दी है कि क्या कंडीशन है। पहला आपका कि अगर जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसको बताना पड़ेगा, उसको सरकार के खिलाफ भी उसको केस करने का अधिकार है, सरकार के खिलाफ वकालत करने का अधिकार है अगेंस्ट, और 3 महीने से आगे बढ़ाना है तो बेटा हाई कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। सिंपल सी बात यह है। जो दोस्तों निवारक निरोध है इसके लिए दोस्तों दोनों कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। ये समवर्ती सूची का कॉन्करेंट लिस्ट का दोस्तों क्या सब्जेक्ट है, जिसे पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और आपका स्टेट भी कानून बना सकता है। जैसे आपका पब्लिक ऑर्डर है, राज्य की सुरक्षा है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है, सुनिश्चित करने में अगर कोई दिक्कत पैदा कर रहा है तो सेंट्रल स्टेट दोनों पे क्या कर सकते हैं, निवारक निरोध लगा सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा सकते हैं। पार्लियामेंट को दोस्तों क्या है कि जैसे रक्षा है, वैदेशिक मामले हैं, भारत की सुरक्षा के संबंध में है, पार्लियामेंट इस पर भी काम करेगी, और विधानमंडल अन्य मामलों में जो राज्य सूची से जुड़े विषय उन पर कार्य करेगी। तो यानी कि समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, जिस पर दोनों क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लॉ हैं जो मैंने आपके सेंटर के केवल स्टेट के मैंने शामिल नहीं किए हैं, सेंटर के सारे दोस्तों क्या विषय हैं, ये कानून बने हुए हैं। जिससे हम लोग बात करें इमरजेंसी के दौरान जो अरेस्टिंग की गई थी वो मीसा कानून के तहत की गई थी। आपने तो काफी सुना होगा, पोटा सुना होगा, टाटा सुना होगा, टाटा आपका संजय दत्त के ऊपर पोटा कई लोगों के ऊपर लगा। अब पोटा भी दोस्तों 2004 में समाप्त कर दिया गया था। फिर कौम का सा है ना, यूपीए आपने सुना होगा, यूएपीए, तो उसको लगातार सरकार क्या करती है, टाइम टाइम पर उसको स्ट्रॉन्ग करती, परिवर्तन भी करती रहती है। वो सब बेटा इसी के तहत चलता है, इसी के तहत आपका चलता है आर्टिकल 22 के तहत। बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट ऑफ द एक्सप्लोरेशन, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बेटा क्या कहता है, आर्टिकल 23 ये कहता है कि मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और आपका बेटा क्या मानव दुर्व्यापार, बेगार और आपका क्या बलाश्रम, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम। मानव दुर्व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है पुरुष, महिला, बच्चे या अन्य कोई और मानव, उनको खरीदा बेचा जाएगा, उनके बॉडी पार्ट्स खरीदे बेचे नहीं जाएंगे। मानव दुर्व्यापार से मतलब है। बेकार, बगैर पैसा दिए किसी से काम नहीं कराया जाएगा। अगर आप किसी से काम कराएंगे तो बदले में पैसा देंगे। पहले कुछ हुआ करता था ऐसा, अब उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बलाश्रम यानी कि फोर्स लेबर, किसी का मन नहीं है काम करने का, अब उसको जबरदस्ती नहीं काम करना पड़ेगा। बेटा इन सबको क्या बैन किया गया है। हालांकि अब जैसा हम हर आर्टिकल को देख रहे हैं कि जहां कोई आर्टिकल दिया है उसके साथ में प्रोविजंस भी दिए हैं, यानी कि उसके प्रोविजंस के साथ साथ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। तो वही आर्टिकल 23(2) है। 23(2) ये कहता है कि अगर कोई कंपलसरी सर्विस लागू होगी, यानी कि हो सकता है स्टेट की जरूरत पड़ जाए भारत के नागरिकों की, और इंडियन सिटीजन की बेटा जरूरत पड़ती है, तो राज्य अगर चाहे तो कंपलसरी सर्विस आयोजन कर सकता है, लागू कर सकता है। लेकिन जब कंपलसरी सर्विस लागू होगी तो बेटा रिलीजन के बेस पर, मूल वंश के बेस पर, जाति के बेस पर, वर्ग के बेस पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ आपका रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास के आधार पर कोई भेदभाव करे बगैर आपका क्या होगा, कंपलसरी सर्विस क्या होगी, आयोजित होगी। कंपलसरी सर्विस का दोस्तों सिंपल सा अर्थ ये है कि राज्य को आवश्यकता होगी तो राज्य आपको बगैर पैसा दिए फोर्सली भी आपको काम करना पड़ सकता है, जब आवश्यकता होगी किसको दोस्तों, स्टेट को। बेटे आर्टिकल 24 ये कहता है, सिंपली उसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फैक्ट्री, माइंस और किसी तरह के हार्जर्ड इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं लगाया जाएगा। फैक्ट्री खान समझ में आता है, हार्जर्ड इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जैसे मतलब पटाखे बनाने की फैक्ट्री हो गई, जिसे मतलब आपका संकट हो, शरीर को संकट हो, दिक्कत होती हो बच्चों को, उनके लिए बैन था। दोस्तों बाद में इसको क्या किया गया, पहले तो क्या था 86 में कानून पास किया गया था, जिसके तहत बताया गया था कि कुल 18 व्यवसाय ऐसे हैं, 65 प्रक्रियाओं को लागू किया गया था। यानी कि हम देखें तो 86 में इसी चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था 1986 में, जिसके तहत दोस्तों आपके 18 सब्जेक्ट्स को डाला गया था और 65 आपके क्या प्रोसीजर्स को डाला गया था। लेकिन बाद में दोस्तों क्या किया, 2016 में इसको क्या किया गया, संशोधन अमेंडमेंट किया गया, और 2016 में इसको अमेंडमेंट करने के बाद इसमें एक शब्दावली और जोड़ी गई कानून के अंदर, वो जोड़ी गई किशोर, यानी कि 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे को दोस्तों क्या इसके अंदर जोड़ा गया, इसके अंदर इंक्लूड किया गया, इसका पार्ट बनाया गया। दोस्तों इसमें दोस्तों क्या था, तो 2016 में ये किया गया कि जो किशोर हैं उनके लिए प्रोविजन किया गया कि किशोरों को भी क्या होगा, जो आपके हार्जर्ड इंस्टीट्यूशंस उनके अंदर नहीं लगाया जाएगा। यानी कि जहां पहले 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, फिर इसको 14 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो 14 से लेकर 18 तक के बच्चे हैं
वो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर सकते हैं, घरेलू हैं डोमेस्टिक सर्वेंट ग्रुप में काम कर सकते हैं। 14 वर्ष तक के बच्चे को वो 18 जो विषय थे उनको भी हटा दिया गया, किसी भी तरीके से कहीं भी काम करने के लिए मनाही है 2016 में, पहली बात। दूसरी बात, जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको हार्डवेयर इंस्टीट्यूशन में नहीं लगाया जाएगा, बाकी किसी शॉप पर पानी चाय के लिए इस टाइप से काम कर सकते हैं। ये दोस्तों इसके अंदर प्रोविजन किया गया। अगर कोई इसका वायलेंस करता है तो उसके पे बहुत कड़े प्रावधान भी इसके अंदर दोस्तों लगाए गए हैं। दोस्तों अगला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 में। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अगर हम बात करें तो ये वेस्ट की जो आपकी निगेटिव सेक्युलरिज्म है या निगेटिव जो कॉन्सेप्ट है उससे बाहर निकलकर, अब आप कहेंगे सर निगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये बेटा अब इस वक्त समय नहीं है, क्योंकि मैंने हल्का सा जिक्र आपको किया था जब मैंने प्रेम्बल आपको बताया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, हर धर्म को बराबर रूप से माना गया है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16 हो, 25 की बात करें, 29 की बात करें, इसके अलावा आप हम लोग बात करें और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 44 के बारे में हम बात करें, वहां पर बेटा इसके प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 25 बेटा मेन आर्टिकल ये है, आर्टिकल 25 ये कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अंतःकरण के अनुसार, यानी कि जो उसके इंटरनल वॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, जिस रिलीजन को एक्सेप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस भी कर सकता है, उसका पब्लिकली डिक्लेरेशन भी कर सकता है और उसको प्रमोट भी कर सकता है, यानी कि प्रचार भी कर सकता है। जब हम दोस्तों आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो बेटा इसमें यह दिया गया कि आप किसी भी धर्म को चाहे माने, किसी भी रिलीजन को आप चाहे माने, ये तक इसके अंदर बोला गया आर्टिकल 25 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस प्रकार के बयान दिए हैं, इस प्रकार को प्रमाणित किया है कि आप ईश्वर से जैसा चाहे संबंध रखें। आप कहें कि ईश्वर से मेरा रिलेशन ये है, चाहे वो मीरा का भाव हो, चाहे वो आपका सुदामा का भाव हो या कोई भी भाव आप रख सकते हैं। इवन दोस्तों आर्टिकल 25 ये भी अधिकार देता है कि आप आस्तिक हो नास्तिक हो, दोनों को दोस्तों एक्सेप्ट किया गया है, किसी तरह का कोई दिक्कत, जो आपका मन करे अपने अंतःकरण के अनुसार आप करें और जो भी बेटा आप स्वीकार करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका पब्लिकली डिक्लेरेशन आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं ये हूं, और दूसरा उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि इसी प्रचार प्रसार के थ्रू ही दोस्तों निकल कर आता है आपका क्या धर्मांतरण हो सकता है, यानी कि आपका कन्वर्ट टू रिलीजन हो सकता है। दोस्तों इसमें क्या था कि बहुत सारे दोस्तों क्या थे इसके ऊपर मैटर आए थे, और खास तौर से मैं बस एक केस का नाम जरूर लूंगा जो आपको याद रखना चाहिए। एक स्टेनिस्लास केस था, उसके अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हुआ यह था कि क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा बहुत सारा कन्वर्जन हो रहा था, तो तब कुछ राज्यों ने कानून बनाना शुरू किए। उन कानून को लेकर क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंची कहां पर आपका कोर्ट के अंदर कि भाई हमको धर्म प्रचार के अंदर धर्मांतरण का भी अधिकार है, यानी कि धर्म परिवर्तन करने का भी अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25 जो है एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि हमारा कोई भी राइट जो है बेटा एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि आपका निरपेक्ष नहीं है, सब क्या है सापेक्ष हैं। तो आप अपने अंतःकरण के अनुसार तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। और इसके लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि इसके लिए आप कानून बनाएं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा आज तक 77 से इस पर कोई कानून नहीं बनाया। हालांकि कई राज्यों ने धर्मांतरण को रोकने के लिए, राइट टू कन्वर्जन को रोकने के लिए बहुत सारे लॉ बनाए हुए, कई राज्यों ने बनाए हुए हैं। आर्टिकल 25 को दोस्तों जब देखते हैं तो मैंने कहा जैसे ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर भी दोस्तों क्या बहुत सारे प्रोविजंस लग सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं अपना धर्म को मानूंगा तो मैं ये करूंगा, आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो आपका इथिकल वैल्यूज के अगेंस्ट हो। इस तरह के बेटा क्या प्रतिबंध आर्टिकल 25 के अंदर 25(2) के अंदर, यानी कि आर्टिकल 25(2) के अंदर दोस्तों दिए गए हैं। यही दोस्तों क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनेकों मामलों में संविधान के अंदर भी लिखा है कि जो हिंदू धर्म की जो संस्थाएं हैं, यानी कि जो मंदिर हैं, तो हिंदू धर्म के प्रत्येक वर्ग के लिए खुले होंगे। कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, हिंदू धर्म के जो संस्थाएं उसमें जा सकता है, उनको रोका नहीं जाएगा। वहीं आर्टिकल 25 में दोस्तों ये भी कहा गया कि सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, इनके ऊपर दोस्तों वही नियम लागू होंगे जो हिंदू धर्म पर लागू होते हैं, क्योंकि उनसे जुड़े हुए कोई भी अलग से कानून नहीं होंगे। और यहां तक कहा गया कि जो सिख रिलीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि सिख रिलीजन का पग धारण करना, कृपाण लेकर चलना, ये उनके मूल प्रैक्टिस में, बेसिक प्रैक्टिस में माना जाएगा, उसको किसी भी आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ये था आर्टिकल 25। जब हम 26 को दोस्तों देखते हैं तो 26 ये अधिकार देता है कि जो भी आप अपने धर्म को मानते हैं उसके संबंधी जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, मस्जिद है, मस्जिद गुरुद्वारे जो भी हैं आपके,
उन सबको क्या कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उसका क्या कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट मिला है। इस एडमिनिस्ट्रेशन करने के राइट में दोस्तों क्या है कि आप बेटा स्थापना कर सकते हैं, उसको आप क्या पोषण कर सकते हैं, आप प्रबंधन मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप संपत्ति को उस संस्था के नाम पर आप क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी उसको आप हासिल कर सकते हैं। संपत्ति का यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बड़ी बात दोस्तों क्या थी कि जब इस प्रकार का राइट मिलता है तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जाते हैं धार्मिक संस्था बन जाएंगे, तो धार्मिक संस्था बनने के बाद बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं कि संपत्ति उनके नाम हो सकती है, डिबेट टैक्स रिबेट मिल जाती है, बहुत सारी बेटा चीजें मिल जाती हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट मिल जाता है। तो ऐसे लेकर कई बार कई संस्थाएं जो है आपका कोर्ट में पहुंची कि हमको भी धार्मिक संस्था डिक्लेयर किया जाए, जिसमें एक बड़ा फेमस है कि तीन संगठन पहुंचे, एक तो रामकृष्ण मिशन, अरविंद सोसाइटी और आनंद मठ। जब ये तीनों पहुंचे तो अरविंद सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संस्था नहीं माना, बल्कि आनंद मठ और रामकृष्ण मिशन को एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन माना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उसे माना जाएगा जिसका कुछ स्पेसिफिक नेम हो। स्पेसिफिक नेम से मतलब जो कहीं ना कहीं किसी धार्मिक चीज से जुड़ा हुआ हो। एक तो ये रामकृष्ण, तो ये राम हिंदू के माना गया है कि भाई वो एक इष्ट देव की तरह से पूजा मतलब ईश्वर के तरफ माना गया है, उनके नाम पर है। आनंद मठ हम जानते हैं कि हिंदुइज्म के अंदर आनंद की प्राप्ति की बात होती है, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सब अलग अलग नाम भले ही हैं कि कोई कैवल्य कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सबका मेन मकसद आनंद प्राप्ति है। और फिर कहा कि वो ऐसा हो जो आत्म संतुष्टि के लिए काम करता हो, तो कहा अरविंद सोसाइटी तो केवल मानव सेवा के लिए काम करती है। हालांकि रामकृष्ण मिशन, आनंद मठ भी मानव सेवा की बात करते हैं, लेकिन मानव सेवा के साथ साथ वो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं में परलौकिकता की बात भी करते हैं। जैसे हम रामकृष्ण मिशन में जाएंगे तो वहां काली माता की मूर्ति में आपको मिलेगी, पूजा होती हुई मिलेगी, तो समझो कहीं ना कहीं परलौकिकता की बात कर रहे हैं, तभी इसको धार्मिक संस्था माना जाएगा। आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से, भारत के नागरिक से टैक्स नहीं लेगा किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए। टैक्स की मनाही है, लेकिन दोस्तों शुल्क ले सकता है कि कोई भी अगर सुविधा दे रहा है राज्य तो उसके बदले शुल्क ले सकता है। आर्टिकल 28 ये कहता है कि राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में आपको धार्मिक शिक्षा लेनी है या नहीं लेनी है, यानी कि आपको प्रेयर में शामिल होना है या नहीं होना है, इट इज द टोटली डिपेंड ऑन यू। दोस्तों में 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी क्या है? अगर कोई भी संस्था दोस्तों जो है जो पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा संचालित है, वहां किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर कोई संस्था ऐसी है बेटा जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि उसको क्या है, रिकॉग्नाइजेशन मिला है, किससे, स्टेट से रिकॉग्नाइजेशन, बेटा वहां भी धार्मिक शिक्षा की अनुमति साक्षी रूप से आप चाहे तो ले चाहे ना ले। अगर बेटा क्या है, राज्य द्वारा कुछ भी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, बेटा वहां भी धार्मिक शिक्षा की अनुमति, लेकिन शिक्षक आप चाहे ले चाहे ना ले। लेकिन जो चौथी कैटेगरी है, अगर कोई भी स्कूल या आपका विद्यालय कोई भी है, अगर वो ट्रस्ट के द्वारा स्टैब्लिश्ड है और ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो, यह भी हो सकता है कि स्टैब्लिश्ड हो लेकिन चला गवर्नमेंट रही हो, तो वहां धार्मिक शिक्षा की परमिशन है, अनुमति है। जैसे हम बात कर सकते हैं सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, वहां बेटा आप देखते हैं, क्योंकि मैं भी वहीं पढ़ा हूं, तो वहां पे क्या होता है कि लंबी समय तक तो प्रेयर होती है, पूरा 1-1 घंटा लग जाता है, फिर हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी या कुंदे तुषार हार दबला। इसके अलावा देखते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं दोस्तों, वो भी वहां पे आपकी प्रेयर होती है, तो वहां बेटा अनुमति है क्योंकि वो ट्रस्ट के द्वारा स्टैब्लिश की गई है। तो ये इसमें 4 कैटेगरी आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगला आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 29 दोस्तों वैसे तो माइनॉरिटी के लिए है, और माइनॉरिटी से मतलब है कि धार्मिक और भाषा के आधार पर, माइनॉरिटी का बड़ा अर्थ है धर्म और भाषा के आधार पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाद में कह दिया था कि केवल और केवल हम माइनॉरिटी के लिए नहीं, बल्कि क्या है, सभी के लिए है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी स्क्रिप्ट, लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, कि सबको अपनी लिपि और भाषा और आपका कल्चर को बनाए रखने का अधिकार है। साथ ही दोस्तों ये बोला गया कि कोई भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बेटा एडमिशन लेने से नहीं रोका जाएगा, ना तो धर्म के आधार पर, ना मूलवंश, ना जाति, ना भाषा के आधार पर। मतलब आपको रिलीजन के बेस पर आप चाहते हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन लें, तो आपको धर्म के आधार पर रोका नहीं जाएगा, इन बेसिस पर आपको रोका नहीं जाएगा। दोस्तों पहली बार हमारे यहाँ माइनॉरिटी जो डिक्लेयर किया गया कि भाई इन रिलीजन को माइनॉरिटी मानेंगे, तो किस किस रिलीजन को दोस्तों माइनॉरिटी माना गया? 93 में दोस्तों पहली बार पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, और 2014 में आपका
जैन समुदाय को भी इसके अंदर दोस्तों सम्मिलित कर दिया गया था। आर्टिकल 30 जो है दोस्तों, मैं पूर्ण फुल्ली बोलूं तो ये पूर्ण रूप से माइनॉरिटी के लिए है, और इसमें कहा गया कि अगर कोई भी धार्मिक मतलब कोई जो आपका माइनॉरिटी है वो अपना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करते हैं तो उनको पूरा अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करने की, उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करने की पूरी क्या है, फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है। ये तक इसमें दोस्तों जोड़ा गया कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कि अगर किसी माइनॉरिटी का कोई एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशन का अगर क्या होगा, आपका अधिग्रहण होगा, ऑक्यूपेशन होगा, तो वह ऑक्यूपेशन क्या होगा, ऑन द बेस ऑफ मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य पर होगा, ना कि आपका क्या होगा, कंपनसेशन अमाउंट पर होगा। बात क्या होगी, बात ये हुई कि अगर मेजोरिटी का, मान लीजिए सरकार को सड़क को चौड़ा करना है और वहां पर दो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है माइनॉरिटी का, एक आ रहा है मेजोरिटी का, तो माइनॉरिटी का अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑक्यूपेशन करेगी, अधिग्रहण करेगी, ऑक्युपाइड करेगी, तो वो बेटा मार्केट वैल्यू पर करेगी। आप जानते हैं मार्केट वैल्यू और गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए वैल्यू दोनों में अंतर होता है। और अगर कि मेजोरिटी का होगा तो बेटा ऑन द वैल्यू होगा जो गवर्नमेंट तय कर देगी, कंपनसेशन अमाउंट भी हो सकता है। बेटा केरल हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को डिसीजन ये दिया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उसे ही माना जाएगा जो माइनॉरिटी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया हो और साथ ही माइनॉरिटी के द्वारा ही क्या हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखा जा रहा हो। अगर ऐसा है कि माइनॉरिटी द्वारा स्टैब्लिश किया गया लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेजोरिटी कर रही है, मेजोरिटी कम्युनिटी कर रही है, तो उसको हम धार्मिक यानी कि आपका माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं मानेंगे। ये केरल हाई कोर्ट का दोस्तों डिसीजन है। दोस्तों अगला सबसे महत्वपूर्ण, जिसको अंबेडकर जी सबसे ज्यादा लाइक करते थे, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर जी से पूछा गया कि भाई आप पूरे संविधान के अंदर किसे कॉन्स्टिट्यूशन का सोइल बोलेंगे, संविधान के आत्मा बोलेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं आर्टिकल 32 को बोलूंगा। पूछा क्यों भाई, इसलिए कहा कि पूरा संविधान जो बनाया गया तो लोगों के लिए बनाया गया, और लोगों की रक्षा के लिए कोई है तो पार्ट 3 है, और पार्ट 3 की रक्षा के लिए क्या आपका आर्टिकल 32 है। यानी कि अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर दरवाजा करके भैया मुझे ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं, सर जी आपको क्या देंगे, अधिकार देंगे, आपको आपका राइट्स दिलाएंगे। अब बात उठती है कि राइट्स आपको कैसे दिलाएंगे। बेटा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई, ताकत दी गई, क्या, रिट निकालने की। 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं कि 5 प्रकार के रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं। हालांकि इसका विस्तार हाई कोर्ट के लिए भी कर दिया गया आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, हाई कोर्ट के पास अगर मैटर जाता है तो हाई कोर्ट अपने मामले को सुनवाई के लिए टाल सकता है, मना कर सकता है कि भाई आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो इसका मतलब हाई कोर्ट के लिए मैंडेट नहीं है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि आप मेरे पास मत आइए, सुप्रीम कोर्ट को उस पर सुनवाई करनी पड़ेगी, हियरिंग करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, तो आपका क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेट है। इसलिए कहा भी जाता है कि मौलिक अधिकारों का जो सिक्योरिटी गार्ड है, प्रहरी है, तो वो कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट, ना कि हाई कोर्ट। अगर क्वेश्चन आए भी तो कई बार होता है ऑप्शन दे देता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों, नहीं, ओनली सुप्रीम कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट को विस्तार किया गया है, दिया गया है, रिट निकालने का अधिकार दिया गया है। और आप ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को केवल और केवल आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं, अन्य किसी और राइट के लिए नहीं जा सकते। लेकिन हाई कोर्ट के लिए आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए भी जा सकते हैं, लीगल राइट्स के लिए नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को बाईपास करके। जैसे आर्टिकल 326 के थ्रू, यानी कि आपको अगर वोट देने का राइट नहीं मिलता है तो आप जा सकते हैं, कहां पर, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, आप 325 के तहत जा सकते हैं, आप 300A के तहत जा सकते हैं, आप 301 के तहत जा सकते हैं, 265 के तहत जा सकते हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसके लिए आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो देखा जाए कि अगर हम बात करें कि एरिया किसका बड़ा है रिट निकालने में, तो आप देखेंगे हाई कोर्ट का बड़ा है इन द कंपेरिजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट बेटा फंडामेंटल राइट के लिए। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट के लिए उसके बेटा डिसीजन को नकारा नहीं सकता। और अगर सुप्रीम बेटा हाई कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कहां जाएंगे, दोबारा पुनर्विचार, यानी कि आपका रिव्यू पिटीशन आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाएंगे, आप हाई कोर्ट नहीं आ सकते। तो सुप्रीमेसी में देखें तो मैं इसको बोलता हूं कि अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट, क्वांटिटी की बात करूं तो हाई कोर्ट। ये मैं इसको बेटा से डिफाइन कर देता हूं। चलिए, तो हम बात करें बेटा, मैंने कहा कि आपको क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, राइट दिया गया।
अब बात उठती है कि सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा कैसे करेगा, ऐसा क्या है उसके पास? तो उसके पास है बेटा रिट निकालने की शक्ति। वो रिट निकालता है, 5 प्रकार के रिट हैं, हैबस कार्पस, मैंडेमस, कोए वारंटो, सैरेटोरी एंड प्रोविएशन। आइए इन 5 रिट को जानते हैं और इन 5 रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। पहला है बेटा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कार्पस। जो भी व्यक्ति गायब है, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार है, चाहे वो आपका किसी प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार किया हो या गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया हो, सिंपल सा है, उसको हमारे सामने लेकर आओ, शरीर हमारे सामने क्या करो, पेश करो, हम तय करेंगे अरेस्टिंग ठीक हुई है या नहीं हुई है। सिंपल सी बात है, आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बेटा ये रिट जारी कब नहीं होता, जब हिरासत जो है कानून सम्मत हो, यानी कि अरेस्टिंग जो हुई हो बाय द लॉ हुई हो, तब ये रिट जारी नहीं होगा। पुलिस बता देगी जब ने इस वजह से उनको क्या किया, गिरफ्तार किया है। मान लो आर्टिकल 22(4) के तहत निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया है, तो 3 महीने तक तो बेटा आपका किसका है, अधिकार है किसका, गवर्नमेंट का। 3 महीने के बाद जुडिशरी सामने लेकर आएगी, जब 3 महीने से ज्यादा रखने पड़ेगा उसको, ज्यादा बड़ा है ये तो, ठीक है ना, तो उसको 3 महीने से ज्यादा। हिरासत न्यायालय के द्वारा हुई है, अगर हिरासत बेटा अरेस्टिंग जो है वो जुडिशरी के द्वारा की गई हो, तब भी नहीं होगा बेटा। हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई हो और कार्रवाई अवमानना के तहत हुई हो, यानी कि अगर बाहर भी हुई हो और जो एक्शन हुआ हो वो क्या हो, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के थ्रू हुआ हो, या हो सकता है कि बेटा आपका पार्लियामेंट के बेटा आपका क्या हो, मतलब अवमानना की हो, तो बेटा पार्लियामेंट भी अरेस्टिंग करवा सकती है। तो इन संदर्भ में अगर है तो आपके लिए हैबस कार्पस बेटा क्या होगा, जारी नहीं होगा। तो विधानमंडल न्यायपालिका दोनों के लिए। बेटा परमादेश, परमादेश मैंडेमस, मैंडेमस का सिंपल सा अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। और बेटा ये सबसे बड़ा डंडा माना जाता है। हम परमादेश की अगर बात करें तो मैं मानता हूं कि मैंडेमस सबसे भारी डंडा है जो सरकार के ऊपर या अपनी ही न्यायपालिका के ऊपर, यानी कि अपर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो नीचे वाली न्यायपालिका के ऊपर मारता है। सबसे कड़ा डंडा, समुचित कार्रवाई, एकदम क्या एक्शन होता है। जब कोई बेटा क्या होता है कि कोई भी कानूनी रूप से कार्य करने या गैर कानूनी अंजाम देने के बचने के लिए न्यायिक उपाय है। बेटा ये रिट जो है आपका सरकार, यानी कि सरकार के विरुद्ध जारी हो सकती है। बेटा आपके अदालत के अगेंस्ट बेटा जारी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट जारी नहीं होगी, अन्य जजेस के अगेंस्ट, सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं उनके अगेंस्ट बेटा जारी हो सकती है। इसके अलावा बेटा कोई कॉर्पोरेशन है ना, कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, कोई आपका ट्रिब्यूनल से, कोई बेटा आपका लोक प्राधिकरण, कोई सरकारी कंपनी है, उनके अगेंस्ट बेटा जारी हो सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मैंडेमस जो है बेटा वो आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट जारी नहीं होगा, पीएम के अगेंस्ट हो सकता है, मंत्री के अगेंस्ट हो सकता है, उनके अगेंस्ट बेटा आपको हो सकता है। तो मैंडेमस सरकार के खिलाफ, सरकार से मतलब प्रेसिडेंट गवर्नर को हटा दीजिएगा, पीएम सीएम सबको लगा दीजिए, सबके ऊपर जारी हो सकती है। बेटा रिट जारी होता है कि व्यक्ति के जब मौलिक अधिकार को लागू करना हो तत्काल, तब जारी होगा। सरकारी आदेश या अधिनियमों का उल्लंघन हुआ, वायलेंस हुआ, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था उसका उल्लंघन हुआ, तब जारी हो सकता है। एक अधिकारी को बेटा संवैधानिक या कानूनी कर्तव्य को पालन करने के लिए क्या आदेश देते हैं, तुम अभी इस काम को करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, आपको करना पड़ेगा। असंवैधानिक कानून को बेटा लागू नहीं करने के लिए, कोई अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनली लॉ है उसको बेटा लागू नहीं होने देना है, तो जुडिशरी बेटा इसको जारी करती है। ये रिट जारी नहीं होगा कब, किसी निजी व्यक्ति, निजी कंपनी पर जारी नहीं होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होगा, गैर संवैधानिक विभाग के विरुद्ध जारी नहीं होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जारी नहीं होगा, और कोई बेटा आपका क्या है कॉन्ट्रैक्टर के, मतलब आपका संविदात्मक दायित्व के विरुद्ध भी बेटा लागू नहीं होगा। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी के बीच में, उन्होंने तय कर रखा है हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो उसमें बेटा न्यायपालिका जारी नहीं करेगी। कुवे वारंटो, अधिकार परीक्षा, बेटा इसका क्या अर्थ है, सिंपल, किस वारंट के द्वारा, किस प्राधिकार के द्वारा आपने पद हासिल किया। कोई व्यक्ति अगर किसी भी गलत तरीके से झूठे सच्चे डॉक्यूमेंट देकर किसी तरीके से कोई भी आपका क्या करता है, कोई पब्लिक पोस्ट अर्जित कर लेता है या प्राप्त कर लेता है, झूठे सच्चे डॉक्यूमेंट हो, झूठ बोलकर कुछ भी कर वो अगर प्राप्त कर लेता है, तो बेटा कुवे वारंटो क्या होता है, जारी होता है। बेटा क्या ध्यान यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई लोक पद अवैध रूप से धारण कर लेता है, लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति पीड़ित ही इसके लिए जारी करे। मतलब हो सकता है कि कोई व्यक्ति वो भी जारी कर सकता है जिसकी एक रुचि है जानने की कि भाई जो ये फलाना अधिकारी बना है, ये फलाना जो ऑफिसर बना है, ये कैसे बन गया, इसके पास मेरी जो जानकारी है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो नहीं लगता कि इसके पास इतनी योग्यता है जो ये बन गया, तो मुझे जानकारी दी जाए। तो तब जाकर न्यायपालिका जारी करते हैं कोई वारंट हो कि भाई आपने जो ये पद धारण किया हुआ है किस योग्यता पे किया हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह एक बार दिखा दो जरा, तो बेटा कोई वारंट हो।
इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बेटा कोई मंत्री का जो कार्यालय निजी कार्यालय है इसके अगेंस्ट जारी नहीं होगा। मंत्री का जो अपना कार्यालय है, मंत्री अपने कार्यालय में अगर किसी को भी नियुक्ति करता है चाहे वो कोई भी हो तो बेटा उसके अगेंस्ट जारी नहीं होगा। निजी कार्यालय का मतलब नहीं है, वो तो प्राइवेट ऑफिस तो बेटा बाहर है बिल्कुल। बेटा अगला आपका प्रोबिएशन और एक है बेटा आपका सैरेटोरी। प्रोबिएशन का बेटा सिंपल सा अर्थ है टू बी स्टॉप, स्टॉप कर दो, ये आप नहीं सुनेंगे, इस मामले की सुनवाई आप नहीं करेंगे। तो प्रतिषेध प्रोबिशन यानी मना करने के लिए जब अपर कोर्ट को, अपर कोर्ट से मतलब सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, और लोअर कोर्ट उनसे नीचे के जो कोर्ट हैं उन पर बेटा क्या होता है, जारी होता है प्रोबिएशन। जब निचले अदालत को बेटा या फिर आपका कोई अर्ध न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक यानी कि आपका जो सेमी आपका जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके विरुद्ध बेटा जारी होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी की जाती है। मोटिव बेटा ये है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अतिक्रमण से रोकना, यानी कि जो बेटा आपके उनके अंडर के जो कोर्ट हैं अगर उनको लगता है कि भाई ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसकी सुनवाई तो हमको होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट है, कोई संवैधानिक व्याख्या का मुद्दा है तो जारी कर सकता है भाई इसको रोक दो आप, ये आपके यहाँ नहीं सुनना है, आप हमारे पास भेज दो, उसको हम सुनेंगे, हम देखेंगे इसको रोकने के लिए बेटा क्या है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिट है यानी कि आपका प्रोबेशन जो है बेटा ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट जारी नहीं होगा। ये बेटा आपका क्या होता है कि आपका जो सेमी जुडिशियल ट्रिब्यूनल उनके अगेंस्ट जारी हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट बेटा जारी नहीं होगा। कैट वगैरह, कैट सेट जो है उनके अगेंस्ट बेटा जारी नहीं होगा। बेटा अगला आपका क्या है, सैरेटोरी यानी कि आपका उत्प्रेषण। इसका अर्थ है प्रमाणित करें, टू आप प्रमाणित करें, इंफॉर्मेशन दें, सूचना दें कि आपने जो ये कार्य किया। अब देखिए ध्यान दीजिए बेटा, प्रोबिएशन रोकना, प्रोबिएशन रोकना है यानी कि मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई, डिसीजन आया नहीं है, उससे पहले रोक दिया गया। लेकिन जो सैरेटोरी है वो हो सकता है कि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी हो तो अपर कोर्ट इसको मांग सकता है कि भाई आपने क्या किया, ये किस आधार पर आपने डिसीजन दे दिया, किस आधार पर आपने सुनवाई की, क्या क्या आपने किया, थोड़ा सा इस बारे में पूरी हमको क्या दो, इन्फॉर्मेशन दो। तो बेटा ये हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अधिकारियों को बेटा जारी किया जाता है। ये रिट दो मामलों में बेटा जारी होता है, मतलब उच्च न्यायालय से ध्यान रखिएगा बेटा, अपर कोर्ट से मैं ले रहा हूं, हाई कोर्ट से मत लीजिएगा। ये रिट दो मामलों में जारी हो सकता है। पहला, लंबित मामलों के स्थानांतरण हेतु जारी किया जाता है कि कोई पेंडिंग है केस, कहां पर बेटा आपका लोअर कोर्ट्स के अंदर, तो बेटा उसको अपर कोर्ट मांग सकता है, लाओ हमको दो, हम इस पर सुनवाई करेंगे। या बेटा लगता है कि कोई न्यायिक क्षेत्र की बेटा गड़बड़ी हो गई हो, न्यायिक क्षेत्र की गड़बड़ी हो गई हो, ये लगता है कि भाई आपने जो डिसीजन दिया, डिसीजन हो गया है, डिसीजन हो गया, लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, आप जुडिशियल सही तरीके से आप डिसीजन नहीं दे पाए, तो उसके लिए बेटा क्या होता है, जारी होता है कि भाई आपने जो डिसीजन दिया, आपने जो निर्णय लिया, ये किन आधारों पर लिया, एक बार थोड़ा सा बताओ हमको जरा, तो बेटा उसके लिए बेटा ये जारी होता है आपका। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रतिषेध तो बेटा निवारक है यानी कि रोकने के लिए, जबकि उत्प्रेषण को हम देखें, सैरेटोरी को देखें, ये निवारक भी है तथा क्या है बेटा सहायक भी है, यानी कि कहीं ना कहीं सहायता भी करता है लोगों को जस्टिस देने के लिए, न्याय अधिकार देने के लिए। कमाल की बात यह थी बेटा कि जो सैरेटोरी राइट है ये पहले केवल आपका सेमी या तो जुडिशियल के अगेंस्ट जारी होता था या सेमी जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल उनके अगेंस्ट जारी होता था, लेकिन 91 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनके अगेंस्ट भी जारी कर दिया है कि सैरेटोरी उनके लिए बेटा क्या हो सकता है, जारी हो सकता है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जारी हो सकता है। बेटा कब जारी होता है, जब अधिकार क्षेत्र का अभाव हो, यानी लगता है कि भाई ये अधिकार क्षेत्र में नहीं था, आपने गलत सुनवाई करके उस पर डिसीजन दे दिया, तब ये बेटा रिट जारी हो सकता है। इसके अलावा बेटा रिट जारी हो सकता है जब न्याय क्षेत्र का मिसयूज हो गया हो, दुरुपयोग हो गया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट गलती करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में भी हो सकता है, सबूत सही तरीके से पेश किए गए हों उन पर भी हो सकता है। अधिकार क्षेत्र का बेटा दुरुपयोग हो गया हो, समान न्याय के सिद्धांतों को उल्लंघन हो गया हो, यानी कि जो आपके समान न्याय के सिद्धांत है उनका वायलेंस हुआ हो, ये बेटा मैंने इसमें दे भी दिया। तो सिंपल आप ध्यान रखिएगा, प्रोबिएशंस जो है बेटा वो कब जारी होगा, प्रोबिएशंस बेटा जो जारी होता है, सिंपल सा देखने वाली बात ये है कि जो प्रोबिएशन है वो जारी होगा रोकने के लिए, सैरेटोरी जारी होता है बाद में, यानी कि डिसीजन हो चुका हो तब भी जारी हो सकता है। बेटा रिट अधिकार क्षेत्रता में अंतर मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग बताई दिया कि हाई कोर्ट को 226 के तहत मिलता है। ध्यान रखिए बेटा, जो आपका सुप्रीम कोर्ट को ही मौलिक अधिकारों का सिक्योरिटी गार्ड यानी कि पहली बोला गया है। आर्टिकल 33, तो बेटा आपके फंडामेंटल राइट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब 33, 34, 35 और एक 31 वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 33 बेटा ये कहता है कि जो हमारी सशस्त्र फोर्सेस हैं, यानी कि आप जो आपके आर्म फोर्सेस हैं,
उनके लिए बेटा पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है। हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों में बेटा फंडामेंटल राइट का भी उनके लिए क्या हो जाए, वॉल्यूंस हो जाए या निलंबन हो जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। तो आर्म फोर्स के बारे में बेटा ये है। और बहुत सारे लॉ बनाकर सरकार के द्वारा बहुत सारे लॉ बनाए गए ताकि फंडामेंटल राइट को लेकर क्लियरिटी रहे फोर्सेस के लिए। अब मान लो वॉर का समय है और तब कोई बोले जी हम तो नहीं जाएंगे वॉर करने, नहीं भाई, ऐसा नहीं। आर्टिकल 34 ये कहता है कि जब आपका क्या मार्शल लॉ लगा हो यानी कि सैन्य विधि लगी हो तो आपके फंडामेंटल राइट उस समय के लिए मार्शल लॉ के समय क्या हो सकते हैं बेटा, आपका सस्पेंड हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इमरजेंसी के दौरान 20 और 21 का भी वॉयलेंस नहीं होगा, लेकिन मार्शल लॉ के तहत बेटा 20 और 21 का भी वॉयलेंस हो सकता है। यानी कि 352 के थ्रू अगर आपका क्या होता है बेटा, इमरजेंसी लगती है तो आपका नेशनल इमरजेंसी लगती है तो 20 और 21 का वॉयलेंस नहीं होगा, लेकिन मार्शल लॉ लगेगा आर्टिकल 34 के थ्रू तो आपके 20 और 21 का बेटा क्या होता है, वॉयलेंस हो सकता है। आर्टिकल 35 बेटा ये कहता है कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को जमीनी स्तर पर लागू नहीं करवाया जा पा रहा है, मतलब जमीनी स्तर पर उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि किसी भी फंडामेंटल राइट को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कोई भी लॉ बनाया जा सकता है। जैसे हम बात करें अनटचबिलिटी को लेकर बेटा, अनटचबिलिटी समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त नहीं हो पा रही थी तो उसके लिए बेटा क्या किया गया, अलग से लॉ पास किए गए। जैसे एजुकेशन राइट 2002 में जोड़ तो दिया गया, राइट टू एजुकेशन, लेकिन क्या था, उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे तो 2009 में बेटा अलग से एक्ट पास किया गया। इसके लिए बेटा आपका 35 है। बेटा चलते चलते आर्टिकल 31 बेटा क्या है कि संपत्ति का अधिकार। मैं फिर कहूंगा कि बड़ा है लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। होता क्या बेटा, जैसे नेहरू जी आते हैं, नेहरू जी आते क्या करते हैं कि उनका फेबियन सोशलिज्म को लेके चलते हैं और लेने का बेटा क्या था कि वो बहुत सारे क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। उन कानून को चुनौती दी जाने लगती है तो जमींदारी व्यवस्था को लेकर वो समाप्त करना चाहते थे। तो उनको बेटे जब वो करना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया, तेजी से क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया 1951 में ही। और जो आपका जमींदारी व्यवस्था जब बहुत बार बार न्यायालय में चुनौती दी जा रही थी तो उन्होंने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और क्या करो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दो। उन्होंने बेटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 31A जोड़ा 31 आर्टिकल के अंदर और 31B जोड़ा। इनमें बेटा क्या गया कि जमींदारी व्यवस्था जो है उसको समाप्त किया जाएगा, वो भी बगैर कंपनसेशन दिए। 31A में जोड़ा, 31B में जोड़ा कि जो भी सब्जेक्ट हम शेड्यूल 9 में डाल देंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, खासतौर से लैंड रिफॉर्म को लेकर। तो 31B के तहत बेटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ही आपका शेड्यूल 9 में जोड़ा गया था। तो बेटा ये सब किया गया। तो बेटा शंकरी प्रसाद केस में क्या किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। यहां पर न्यायपालिका ने कहा कि भाई संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है, किसको, पार्लियामेंट को, वो कर सकती है, आप उसको मना नहीं कर सकते। हालांकि बात ये थी कि जो आपके पिटिशन था उसने कहा था, जिसने पिटिशन डाली थी, कि आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि संसद कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट का वॉयलेंस करती हो। उससे बेटा संपत्ति का अधिकार क्या था, फंडामेंटल राइट था, तो आपने क्यों किया, तो कोर्ट ने कहा नहीं भी कर सकती है। अब इसमें बेटा बहुत बड़ी बहस है, अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा था क्या नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं। फिर बेटा एक आपका सज्जन सिंह केस है। सज्जन सिंह केस में बेटा ये बात दोहराई जो शंकरी प्रसाद केस में थी कि फंडामेंटल राइट में अमिटमेंट हो सकता है, लेकिन क्या था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बदल गए गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में बदल गए, क्या बोलते हैं कि नहीं, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता, अमिटमेंट नहीं हो सकता, मौलिक अधिकार के अंदर संशोधन नहीं हो सकता, अमिटमेंट नहीं हो सकता। ये भी कमाल की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने भी डिसीजन बदल सकते हैं दोस्तों, ये इनको राइट मिला है जब वो व्याख्या करते हैं संविधान की। बेटा मोटा मोटा ले रहा हूँ, बड़े बड़े ले रहा हूँ केवल, बाकी हैं बहुत सारी मैटर। बेटा इससे बेटा क्या होता है कि आपका 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं। बेटा ये था 71 का दौर। 24वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24वें संविधान संशोधन में ये लिख दिया गया कि जो पार्लियामेंट है उसकी संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो असीमित है, उस पर किसी तरह का कोई भी आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और बेटा आर्टिकल 24 को ही कहा जाता है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने वाला अमेंडमेंट। अगर हम लोग बेटा 24वां संविधान संशोधन होता तो हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता नहीं, फिर संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती।
लेकिन इन सारे संशोधनों को दोस्तों क्या किया गया, केशवानंद भारती केस में चैलेंज किया गया। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए, आप संशोधन करने का पूरा राइट रखते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किसी भी बात करें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर आप उसका वॉयलेंस नहीं कर सकते। तो बात यह है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को रोकने के लिए जुडिशरी के द्वारा बेसिक कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया गया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेंस नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात यह नहीं, अगर 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी होती, संविधान सर्वोच्चता खत्म हो गई होती। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से न्यायपालिका ने संविधान की सर्वोच्चता को, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को क्या रखा, बरकरार रखा है। अब बेटा केशवानंद भारती केस, इसके बाद उससे क्या होता है 34वां, 40वां, 42वां, बेटा 42वां संविधान संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां फिर वो बात बोल दी गई कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो पार्लियामेंट की वो असीमित है। और इवन बेटा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो क्या बोल दिया गया कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल जो 31 था बेटा, इसको हटा दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 31 को हटाकर क्या कर दिया गया, आर्टिकल 300A के तहत रख दिया गया कि भाई मामले खत्म करो। फिर बेटा इन सारों को 42वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, बेटा इसको चुनौती दी गई मिनर्वा मिल्स केस के अंदर। यहां फिर सुप्रीम कोर्ट ने वही बात दोहराई जो केशवानंद भारती में बात को दोहराया था। क्या कहा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट को तो है, बट बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेंस नहीं हो, यानी कि आपका मौलिक जो आप ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसी बात को बेटा क्या दोहराया, ये देख लीजिएगा क्या क्या उन्होंने बोला है, इसको पढ़ लीजिएगा। बेटा अभी हाल ही में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अभी हाल ही में कि संपत्ति को क्या बेटा ह्यूमन राइट्स घोषित किया है, और ये कहा है कि आप एडवर्स पोजीशन के बेस पर किसी भी नागरिक का आप संपत्ति के ऊपर मालिकाना हक नहीं छीन सकते, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक ह्यूमन राइट्स है। बेटा एडवर्स पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर 12 साल तक किसी जमीन पर, किसी घर पर, किसी मकान पर किसी व्यक्ति का कब्जा है, और जिसका कब्जा है बेटा वो तो कब्जा करा हुआ है, लेकिन जिसका रियलिटी में है वो क्या करे बेटा, उसने कोई कार्रवाई की नहीं, कोई एक्शन लिया नहीं है, और 12 साल के बाद जागता है, कहता है कि मेरी जमीन, मेरा घर मुझे लौटा दो, तो बेटा उसको नहीं लौटाया जाएगा। तो एडवर्स पोजीशन मतलब ये है। लेकिन हमारी जुडिशरी ने कहा नहीं, हम एडवर्स पोजीशन को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है। हो सकता है किसी को बेटा 15 साल बाद याद आए, या 15, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ परिस्थितियां भी होती हैं, कोई जबरदस्ती आपका घर, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। तो हमारे यहाँ पे जुडिशरी ने इसको मना कर दिया कि हम एडवर्स पोजीशन को नहीं मानेंगे। तो ये इसको ह्यूमन राइट घोषित किया, रिसेंटली बात है। चलिए, तो बेटा ये था आपका फंडामेंटल राइट। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और मैं फिर कहूंगा कि आपको अनअकैडमी में कोई भी आपको कोर्स लेना है तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।